अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज 2-3 अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है मुझे। एक तो आपको बताएंगे जनाब कि क्या मुश्किल पड़ गई है नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने ऐलान तो कर दिया वापस आने का, लेकिन उनके लिए यहाँ पर रावी सब चैन ही चैन नहीं लिख रहा। अगरचे बड़ी बड़ी गारंटीज तो मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अनदेखे खदशात हैं जिसकी वजह से वो कुछ परेशान ज़रूर हैं। क्या है वो अनदेखे खदशात और उसको टैकल करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में और वहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म क्या लेने गए हैं। और थोड़ी बात करेंगे जनाब इमरान खान साहब के केसेस के भी हवाले से, जहाँ पर अब 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब उसमें गद्दारी की जो मुकदमात हैं वो भी मुकदमात में शामिल कर दी गई हैं, जो दफ़ात हैं। तो ये भी आपके सामने सारी डिस्कशन रखेंगे आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अब ये यूट्यूब चैनल हमारा फेसबुक पर भी काम करना शुरू कर चुका है, तो वहाँ पर भी रेगुलर वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। तो इस तरह से अब हमारी जो एक फैमिली है ये फेसबुक पर भी फैल रही है। तो आप सबको, जो तमाम लोग फेसबुक पर देखते हैं, आप सबको भी मैं वेलकम कहती हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जुड़े रहेंगे चैनल के साथ और एक भरपूर आवाज़ बनेंगे, हम सब एक भरपूर कम्युनिटी बनेंगे सच और हक के लिए। तो जनाब यहाँ से बात का आगाज़ कर लेते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म मौजूद हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए, और वहाँ पर जनरल असम्बली का इजलास होना है अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसमें मुख्तलिफ सरबराहान जो हैं वो शिरकत करते हैं और ख़िताब करते हैं। अब आम तौर पर जो एक निगरान वज़ीर आज़म है उसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जाए और जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ज़रूर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। उसकी वजह यही है कि उसके पास उस तरह का मैंडेट ही नहीं होता। वो तो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स के लिए मौजूद होता है निगरान वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट और उसकी हुकूमत, जिसका मकसद कोई पॉलिसी बनाना या कोई नई नई चीज़ें इनिशिएट करना, नए प्रोजेक्ट्स बनाना, नए मामलात के हवाले से कोई निगोसिएशंस करना, ये उसका काम नहीं होता। उसका काम है कि वो सिर्फ इलेक्शंस के लिए एक माहौल प्रोवाइड करे, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि जो उसके डे टू डे अफेयर्स हैं वो मामलात ना रुके, क्योंकि ज़ाहिर है उमूर मुमलिकत तो चलाने होते हैं, तो उसके हवाले से वो अपना किरदार अदा करे। तो बुनियादी तौर पर तो उसके ये काम है, लेकिन हमारे यहाँ जो आजकल निगरान हुकूमतें हैं वो इन 2 कामों के अलावा बाकी तमाम काम कर रही हैं। हर तरह के बड़े फैसले वो ले रही हैं और हर जगह पर ऐसा लग रहा है कि बाकायदा वो अपने आप को कोई मुंतखब हुकूमतों से भी ज़्यादा कोई चीज़ समझते हैं। असल में उन्हें जिन्होंने मुंतखब किया हुआ है ना, जहाँ से उनका इंतखाब हुआ हुआ है, उनका जहाँ से इंतखाब हुआ है वो इतने तगड़े हैं कि उन्हें पता है कि इतना तो प्रोटोकॉल और इतना पावर्स तो वो इंजॉय नहीं करते जो अवाम जिन्हें मुंतखब करके भेजते हैं। तो फिर जिन लोगों ने उन्हें मुंतखब करके भेजा है उनकी पूरी सपोर्ट है उन्हें, तो इसलिए वो जो चाहे करते फिरते हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी जो है इस वक्त बिला ज़रूरत दौरे पर अमेरिका चले गए हैं, जहाँ पे कोई उनकी ज़रूरत नहीं थी कि वो ज़रूर जाएं। एक तो पहले ही पाकिस्तान जिन माशी हालात का शिकार है, तो वहाँ पर आप मज़ीद ख़जाने पे बोझ बनते हैं, लाओ लश्कर लेकर आप पहुँच जाते हैं इधर उधर मुल्कों में दौरे करने, तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर हम मौजूदा इजलास की बात करें तो इसमें चीन, रूस और भारत समेत दीगर कई बड़े बड़े ऐसे मुल्क हैं जिनके सरबराहान इस दफ़ा शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अनवारुल हक काकड़ साहब को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्हें लाजमन जाना था अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए, और आपको तो कोई अवाम का मैंडेट उस तरह का हासिल ही नहीं है कि जो जाकर आपने वहाँ पे अपनी कोई बात करनी है। तो असल में जो मुझे इनकी पर्सनैलिटी समझ में आती है, मैं इससे पहले उन पर कोई ख़ास तनकीद नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब कोई बंदा आता है तो उसको पहले हमें ऑब्जर्व ज़रूर करना चाहिए, एक फेयर चांस देना चाहिए, उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस के बाद देखें कि वो क्या करता है। तो अब इनका मुझे जो नज़र आया है वो यही है कि बुनियादी तौर पर ये जाहिर है जो इन्हें मुंतखब करके लाए हैं उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इन्हें पता है कि इनको कोई पूछने वाला तो है नहीं, कोई जवाबदेही का खदशा तो इनके सर पे मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उनको जहाँ जो बेहतर लग रहा है वो अपने लिए कर रहे हैं। और बेसिकली तो होना ये चाहिए था कि जैसे हालात में इस वक्त मुल्क है, तो आप जेस्चर ये देते हैं कि जितने भी आपके अल्ले तलल्ले हैं, जितनी भी आपकी फजूल अखराजात हैं, उन सबको आप मिनिमाइज़ करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि जी देखें हमें
मुल्क कौम का दर्द है। अगर आज गरीब आदमी 350 रुपये पेट्रोल डलवा रहा है तो हमें भी इस बात की तकलीफ है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया है कि जो एक प्रपोजल इस तरह का बनाया भी गया था कि जनाब जो सरकारी अफसरान हैं, बड़े बड़े भारी भारी तनख्वाहें लेने वाले, इनको जो फ्री पेट्रोल की सहूलत मैसर है या फ्री बिजली की सहूलत मैसर है तो उसके ऊपर कट लगा दिया जाए या उसको ख़त्म किया जाए। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस समरी को रोक दिया, इन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि फिलहाल इस पर कोई हम नहीं अमल दरामद करने जा रहे हैं। भाई जब आवाम को आप 332 रुपये पेट्रोल दे रहे हैं, यानी एक दिहाड़ीदार मजदूर जो बेचारा मुश्किल से अगर 1000 रुपये आज के दौर में कमा रहा है, तो वो अगर 332 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल ही अपनी बाइक में डलवा लेगा तो उसके पास बाकी बच क्या रहा है। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है बेहिसी की, कि जब आप अपने आप पे कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं करते, अपने आप को आप कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, अपने आप की अयाशियाँ पूरी हैं। बल्कि आप उस दिन खिताब में फरमा रहे थे कि जनाब बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म जो मेरी तनख्वाह है वो कम है, मेरा तो उसमें गुजारा ही नहीं होता। तो भाई जब आपका गुजारा नहीं होता लाखों रुपए लेके, तो फिर क्या ख्याल है आपका जो ये बेचारा मजदूर है वो फिर क्या खुदकुशी कर ले, वो किधर चला जाए, उसका गुजारा कैसे होगा। तो बजाय उसके कि आप उसके साथ इजहार यकजहती करें ये कह के कि हम भी अपने जितने भी अयाशियाँ हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, भाई हम भी अपने दौरे ख़त्म कर रहे हैं, भाई हम भी अपनी एक्स्ट्रा बिजली ये चीज़ें प्रोटोकॉल्स ये ख़त्म कर रहे हैं, कट्स लगा रहे हैं, बजाय इसके कि ये किया जाए नमक पाशी की जाती है। अवाम को ये सुनाया जाता है कि भाई इतनी भी नहीं बढ़ गई कि एहतजाज किया जाए। अवाम को ये बताया जाता है कि भाई क्या करें, ये तो आपको देना ही पड़ेगा बिल। और अपने बारी में आप लोग ये करते हैं कि जो आपके रूटीन है वो आप उसी तरह जारी रखते हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का भी यही हाल था, 80 रुकनी काबीना बना के फिर रहे थे और वैसे कहते थे मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता कर दूंगा। भाई आप अपनी काबीना कम करके आटा सस्ता कर दें। तो ये जो इनकी मुनाफिकत है और जो इनकी बेहिसी है, ये इनके एक्ट से जाहिर होती है कि ये लोग कितने बेहिस हैं। अब ये वहाँ पर पहुंचे, यानी जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनको कोई ज़रूरत पेश नहीं आ रही कि वो उस इजाज़ में जाएं, इनको बस अपने शौक पूरे कर रहे हैं कि ये वो कहते हैं ना लाइफ टाइम चांस आपको मिल गया है कि भाई आप एज ए प्राइम मिनिस्टर खिताब कर लें, तो वो कह रहे हैं मैं अपना शौक पूरा कर लूँ, उसमें भले चूल्हे में चले जाएं आप आवाम के कितने ही लाखों रुपए, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो शौक है ना वो पूरा हो जाए कि हमने जी असम्बली में खिताब किया है। तो बात ये कि जब आपका कहीं पे आपकी स्टैंडिंग नहीं है तो आपके खिताब की भी कितनी का वैल्यू है वो सबको पता है। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब को आप देख लें, निगरान वज़ीर आला पंजाब, अब तो यह हाल हो गया है कि उनके साथ अक्सर चैनल्स निगरान लगाना भी ज़रूरी नहीं समझते, खाली वज़ीर आला पंजाब कह देते हैं, यानी ये भी लोग भूल गए हैं कि निगरान है भाई। तो वो भी पहुंचे हुए चाइना, वो कौन से दौरे करते फिर रहे हैं। भाई आपका कोई काम ही नहीं है कि आप जाके कोई एग्रीमेंट्स करें इधर उधर बाकी ममालिक के साथ, तो आप किस चक्कर में ये दौरे करते फिर रहे हैं। लेकिन अगैन वही बात है, जैसे मैंने कहा कि बेसिकली ये लोग सिलेक्टेड हैं। ये जो एक टर्म आई थी ना सिलेक्टेड वाली, ये लोग सिलेक्टेड हैं कि जिनको सिलेक्ट करके भेज दिया गया है और अब ये जैसे चाहे मज़े कर रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं। और सही लॉटरी तो इन लोगों की लगी हुई है और इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये इनकी सूरत हाल है। उधर शहबाज शरीफ साहब की भी सुन लें, लंदन लीग के सरबराह शहबाज शरीफ साहब लंदन से ये आए हैं जी एक दिन के लिए पाकिस्तान। यहाँ पर ये आए हैं एक ख़ास मुलाकात के लिए और इस ख़ास मुलाकात के बाद एक ख़ास पैगाम लेकर इन्होंने जाना है वापस नवाज शरीफ साहब के पास। वजह उसकी जो बज़ाहिर नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि जो इस वक्त ऐलान तो किया जा चुका है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, लेकिन हालात उस तरह जितने साजगार नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे अभी तक, जिसकी वजह से वो डिले करते चले आ रहे थे अपनी वापसी, तो वो अभी तक भी उनको कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो हालात साजगार उतने होंगे या नहीं। अब तो हालत ये हो चुकी है कि जो उनके अपने लीगी सहाफ़ी हैं या जो करीब उनके समझे जाते हैं मौक़िफ़ के, वो तक भी ये बात कह रहे हैं कि जो वो ख्वाब देख रहे हैं कि जब वो आएंगे तो कोई बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल होगा, फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इस बात के अब लाले पड़े हुए हैं, जगह जगह पे ये कन्वेंशन कर रहे हैं। तो हालत इनकी ये है कि ये खुलेआम कोई जलसा छोटा मोटा करके, कोई पब्लिक मीटिंग्स करके इवन आवाम को मोबिलाइज करने की पोजीशन में भी नहीं है। शादी हॉल्स में और होटल्स में ये फंक्शंस कर रहे हैं अपने छोटे मोटे, और वहाँ पर भी इस तरह का कोई इन्हें खदशा है कि मीडिया को भी घुसने की इजाज़त नहीं है, किसी मीडिया के बंदे को भी नहीं आने दे रहे कि पता नहीं वहाँ से कौन सी बात लीक हो जाएगी। तो इस तरह का ये एक डरे सहमे से क्लोज्ड इन्वायरमेंट में लगे हुए हैं और शोर शार यूँ मचा रहे हैं कि जैसे बड़ा कोई तूफान आने वाला है, कि नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं। और जावेद चौधरी साहब अब बता रहे हैं कि जनाब इनकी उम्मीदों पे फिरने वाला है पानी। 10 लाख लोगों का ये ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन इनको बड़ी मुश्किल का सामना है, 10,000 लोग इकट्ठे करने भी मुश्किल हैं। और इस वजह से प्लान ये बना रहे हैं कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब आएँ और हम लोग इकट्ठे ना कर सकें तो हम कोशिश ये करते हैं कि रात के अंधेरे में उनको यहाँ से ले जाया जाए और मीनार पाकिस्तान जलसागाह में, ताकि
वहाँ पर लाइट्स वाइट्स में एमी ज़रा दिखा देंगे, बाकी तो काम मीडिया के थ्रू कर लेंगे, वो 10 अरब रुपये इसलिए बांटे गए हैं। तो वहाँ पे फिर उन्हें दिखा देंगे कि जी बड़ा कोई लोग बाहर निकल आए, सारा वोटर बाहर निकल आया वगैरह वगैरह। तो रात के अंधेरे में काफ़ी चीज़ें छुप जाती हैं। तो उनका ये कहना है कि चलो जी इसी बहाने रात के अंधेरे में फिर ये जलसा करके कुछ कोशिश की जाएगी कि कवर अप किया जाए, क्योंकि जो पूरा इन्होंने अपनी तरफ से इंटरनल एक सारा सर्वे किया उसके मुताबिक इन्हें पता चल गया है कि बंदा ये इकट्ठा नहीं कर सकते। तो अब ये सारी चीज़ें भी हैं। फिर जो सर्वेस किए जा रहे हैं इलेक्शंस के वाले से, वो रिपोर्ट्स भी हैं। और फिर जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो पिछले जुम्मे नैब तरमीम के हवाले से फैसला आ चुका है, उमर अता बंदयाल साहब जो दे के गए हैं फैसला, जिसमें जो नैब तरमीम है उन्हें कलअदम करार दे दिया। और उन्होंने उसमें लिखा हुआ था ऑर्डर में कि भाई 1 हफ्ते के अंदर जो तमाम नैब केसेस हैं वो दोबारा खुल जाएंगे और वापस उसी पोजीशन पर होंगे जहाँ पर वो थे। तो उसके फ़ौरन बाद अब हमने देखा है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तलिफ केसेस खोल दिए गए हैं, तमाम तर इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, जहाँ जहाँ जो केस मौजूद था, और उसमें बड़े बड़े लोगों के केस मौजूद थे, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी, इसहाक डार, शर्जील इनाम मेमन, बहुत सारे लोगों के जो हैं वो केसेस मौजूद थे। तो वो सारे केसेस जो हैं वो रीओपन हो गए हैं। अब वैसे तो बज़ाहिर ये इतनी कोई ज़्यादा परेशानी की बात इसलिए नहीं लगती कि भाई नैब भी तो इन लोगों के इस वक्त, चूँकि जिन लोगों के साथ इनकी इस वक्त सेट है मामला, तो नैब भी तो उन्हीं के कंट्रोल में है। तो ये जाहिर है ये हो सकता है कि जो आपका नैब का वकील है, जो प्रोसिक्यूटर है, वो खुद ही वीक इन्वेस्टिगेशन करे या अपने जो केसेस हैं वो विड्रॉ कर ले कि जी हमें शवाहिद नहीं मिले वगैरह वगैरह। बड़े तरीके होते हैं कि जहाँ आप कोर्ट में जाके खुद ही फेवर दे देते हैं मुलजिम को कि भाई हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, इसको बरी कर दें आप, हम नहीं कर रहे इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो जहाँ ये एक चीज़ अपनी जगह मौजूद है, वहीं पर इस बात का भी खदशा है कि ये ना हो कि इन लोगों को भी, वो कहते हैं ना कि ज़रा आर्म ट्विस्टिंग के लिए हाथ में कमज़ोरी हो, तो वो वाली चीज़ ना हो कि ये केसेस तो जो रीओपन हो गए हैं, तो अब जो असल में हुकूमत है जिनके हाथ में हमेशा डोरे रहती हैं, तो ये ना हो कि वो इन केसेस को इनके खिलाफ दोबारा इस्तेमाल करने की पोजीशन में हो। तो ये भी जो चीज़ें हैं अब नवाज शरीफ साहब को तंग कर रही हैं कि मैं जा तो रहा हूँ, ये ना हो मैं जाके वहाँ पे फंस जाऊँ। और जो वो उन्हें ये कहा गया कि आपको तमाम तरह की वो मिल जाएगी बरीयत मुकदमात से, नाअहली भी ख़त्म हो गई है वगैरह वगैरह। तो ये ना हो कि मैं चला तो जाऊँ और एक तो ये कि वोटर भी नहीं आ रहा मुझे लेने के लिए, और ऊपर से केसेस भी खुल जाएं। तो काफ़ी उनके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात अभी उनके बाकी हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो डिस्कशन में आ रही है वो ये कि जी कोई नवाज शरीफ साहब की ज़िद है एक ख़ास किसी गिरफ्तारी के हवाले से। वो चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी से यानी उनकी वापसी से पहले पहले वो गिरफ्तारी हो जाए। 2-3 उनकी ख्वाहिशात थी। एक तो ये कि उमर अता बंदयाल साहब चले जाएं, वो तो अब जा चुके, और दूसरी ये भी थी कि जी फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उनके हवाले से भी उनकी बड़ी रिजर्वेशंस थी कि वो गिरफ्तारी पहले हो जाए तो फिर उसके बाद उनकी वापसी हो। तो इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा आप समझ लें कि मसले मसाइल मौजूद हैं। तो अब कुछ यानी आप कह सकते हैं कि जहाँ सब कुछ सेट है वहाँ पे 2-3 मामलात के ऊपर नेगोशिएशंस अभी जारी हैं, और यही बुनियादी वजह है कि इस वक्त अगरचे ऐलानात भी हो रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं ये लोग कि जी आना है, लेकिन कहीं ना कहीं खदशात मौजूद हैं कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि ये अचानक से इनकी वापसी कैंसिल हो जाए। उसके लिए कोई भी बहाना बनाया जा सकता है कि फिर से तबीयत ख़राब हो गई वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो अब शहबाज शरीफ साहब का ये दौरा इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी हैं जी कुछ अहम मुलाकातें, और उसके बाद उन्होंने जाना है नवाज शरीफ साहब के पास, और फिर हतमी जो चीज़ें हैं वहाँ पर उन्होंने तय करनी है। और जुमेरात को ही मरियम साहिबा रवाना हो रही हैं, जुमेरात ही की रात को गालिबन ये लंदन रवाना हो जाएंगे शहबाज शरीफ साहब भी। तो वहाँ पे फिर ये जो इनकी लंदन लीग की एक फैमिली बैठक है वो होगी, जिसमें फिर ज़्यादातर मामला जो हैं वो तय पाएंगे। तो सब कुछ गुडी गुडी नहीं है जी, इनके लिए भी कुछ ना कुछ इनके लिए भी अभी मसाइल हैं जिसको ये पूरी तरह सॉर्ट आउट करके ही वापस आने की उड़ान भरेंगे। ये हो गया जी इनके बारे में। और लास्टली मैं ज़रा आपको बता दूं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके ऊपर अब ये नज़र आ रहा है कि साइफर केस में कोई इतनी जान नहीं है, और इसमें भी इमरान खान को ज़्यादा देर अंदर रखना या उनके ऊपर किसी भी तरह की चीज़ें साबित करना वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो अब अगले मुकदमात की तैयारी हो रही है कि या तो अलकादिर ट्रस्ट केस में पकड़ा जाए या फिर 9 मई के मुकदमात में। 9 मई के मुकदमात के हवाले से जो JIT बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है, और उसके मुताबिक जी इमरान खान ही कसूरवार हैं वगैरह वगैरह। और अब जो नया इसमें इन्होंने एक एलिमेंट ऐड किया है वो ये कि जी 9 मई के जो मुकदमात है उसमें अब इन्होंने बगावत की दफ़ात भी शामिल कर दी हैं। 120B की दफ़ात जो हैं यानी बगावत की वो शामिल कर दी गई हैं, और इसको मज़ीद यानी कॉम्प्लेक्स केस बनाकर इसमें
पूरी इनका तैयारी है कि इमरान खान को पूरी तरह टाइटन किया जाए। सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि जो पीटीआई के दीगर रहनुमा भी इन केसेस में 9 मई के वाकयात में पकड़े हुए हैं, उन सब के केसेस के अंदर भी ये जो मुतअद्दिद दफ़ात हैं डाल दी गई हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी शामिल हैं और भी जो मामलात और भी जो लोग हैं उनके बारे में भी। तो अब ये जो सारी कहानी है ये आपको काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि वाज़ेह होती नज़र आ रही है कि बेसिकली इस वक्त प्लान क्या है। प्लान यही है कि 9 मई के वाकयात हों या उसके बाद कोई भी और केस इसी तरह फ़िलहाल चूँकि इमरान खान को अंदर रखना है, तो उसमें जिस भी मुकदमे में फिर इनका दाव लगेगा तो उनको फिर एक लंबी सज़ा सुनाने की तैयारी की जाएगी। तो ये एक बुनियादी नज़र आ रहा है प्लान। लेकिन अगेन मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि ये तो खैर इनके प्लान्स हैं, अल्लाह ताला का क्या प्लान है वो अल्लाह ताला को बेहतर पता है। और जब अल्लाह ताला कोई प्लान बना लेता है तो फिर कैसे चीज़ें हो जाती हैं, किस सिमत से हो जाती हैं, आपको समझ ही नहीं लगती। और यही हाल इनके साथ अभी तक हो रहा है कि ये तो काफ़ी प्लान्स बना रहे हैं और बड़ी सारी चीज़ें करते भी हैं, फिर बेचारों को नाकामी का सामना भी करना पड़ जाता है और फिर अल्टीमेटली ये अपना समूह लेकर रह जाते हैं, फिर कोई नया प्लान बनाते हैं। लेकिन अभी तक जो ये चाह रहे हैं उस तरह की नाकामी इमरान खान के लिए और कामयाबी इनके लिए इनके हक में अभी तक हुई नहीं है। और यही बुनियादी चीज़ है जो इनको मज़ीद परेशान किए हुए है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।